नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। आदिवासियों पर चर्चा तो देश में जमाने से होती रही है, लेकिन आदिवासियों की हालत पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अलबत्ता शहरी चमक दमक और विकास की कीमत आदिवासियों को हर वक्त चुकानी पड़ती है। विस्थापन दर, विस्थापन झेलते आदिवासियों को अपनी जमीन बचाने के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। मुद्दे तमाम हैं और इन मुद्दों पर बहस और दलीलें भी हजार हैं। हाल ही में आदिवासी महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों से जुड़े कई मुद्दों पर बात रखी। विशेष में आज हम उन मुद्दों को टटोलेंगे और बताएंगे आदिवासियों की चुनौतियां क्या हैं, उनका रहन सहन कैसा है और उनका भविष्य क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आदिवासी कार्निवल के दौरान जोर दिया कि आदिवासियों को जमीन का अधिकार मिलना चाहिए और उनसे उनके जमीन का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का परंपरागत अधिकार बताया। लेकिन सवाल यह है कि जब 2006 में वनाधिकार कानून बन चुका है, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में ही पास हो चुका है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री का बयान कई मायनों में अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी कार्निवल में भाषण के दौरान आदिवासियों को जमीन का हक देने की बात कही। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को उनकी जमीन से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने विकास और आदिवासी समाज के जीवन के बीच तालमेल बिठाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे कोयला हो, लोहा हो या दूसरी प्राकृतिक संपदाएं, उन्हें जमीन के नीचे नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन इस दौरान आदिवासियों के हक का भी पूरा ध्यान रखना जरूरी है। कोयले के बिना तो चलना नहीं, कोयला निकालना तो पड़ेगा। आयरन ओर के बिना चलेगा नहीं, उसको तो निकालना तो पड़ेगा। देश को आगे बढ़ाना है तो प्राकृतिक संपदा का वैल्यू एडिशन करना ही पड़ेगा। लेकिन वो जनजातीय समुदाय का एक्सप्लॉइटेशन करके नहीं होना चाहिए, उनके हकों को अबाधित रखते हुए होना चाहिए। पहली बार पिछले बजट में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया और जिसका सीधा सीधा लाभ जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले हमारे जनजातीय समुदाय को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक संपदा में आदिवासियों को हिस्सा देने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही विकास के कई वादे भी किए। हमने क्या किया? ये जो जंगलों से जो भी प्राकृतिक संपदा निकलती है, जो खनिज संपदा निकलती है, उस पर कुछ परसेंटेज टैक्स लगाया। उस टैक्स का एक फाउंडेशन बनाया, हर जिले का अलग फाउंडेशन, उस जिले के सरकारी अधिकारी उसके मुखिया रहे और सरकार ने फैसला किया कि ये जो फाउंडेशन में पैसे आएंगे वो उसी इलाके के जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। स्कूल भी बनेंगे तो उनके लिए बनेंगे, अस्पताल बनेगा तो उनके लिए बनेगा, रोड बनेगा तो उनके लिए बनेगा, धर्मशाला बनेगी तो उनके लिए बनेगी, उन्हीं समुदायों के लिए। हालांकि जानकारों का कहना है कि जब वनाधिकार कानून के तहत 10 साल पहले वन भूमि पर आदिवासियों का अधिकार मान लिया गया है, तो अब प्रधानमंत्री को ऐसा भरोसा क्यों दिलाना पड़ा? इसके अलावा 2013 के जमीन अधिग्रहण कानून के तहत आदिवासियों की जमीन की लूट पर अंकुश के कई प्रावधान हैं। दरअसल 10 साल बाद भी वनाधिकार कानून 2006 ज्यादातर राज्यों में लागू नहीं हो पाया है। आदिवासी मंत्रालय के मुताबिक आदिवासियों की ओर से 2006 के वनाधिकार कानून के तहत जमीन पर अधिकार पाने के लिए अलग अलग राज्यों में जुलाई 2016 तक कुल 41,82,806 दावा पत्र भरे गए थे, जिनमें 40 लाख से ज्यादा दावे व्यक्तिगत थे, जबकि 1 लाख से ज्यादा दावे सामुदायिक थे। इनमें से लगभग 17 लाख लोगों को जमीन का अधिकार दिया गया। 31 जुलाई तक की इस रिपोर्ट के मुताबिक कुल दावों में से 88% दावे निपटा दिए गए हैं। जानकारों को आशंका है कि निपटाने के नाम पर बड़ी तादाद में दावे खारिज हो रहे हैं।
दरअसल वनाधिकार कानून से जुड़े सवालों और आशंकाओं के निवारण के लिए आदिवासी मंत्रालय ने बाकायदा एक हैंडबुक जारी की है। यह हैंडबुक मंत्रालय की वेबसाइट पर भी मौजूद है। इसके बावजूद इस कानून को लागू करने से जुड़े स्पष्टीकरण राज्य सरकारों की ओर से केंद्र से मांगे जाते हैं। इससे कानून को लागू करने में देरी हो रही है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। इस वक्त देश में जनजातियों की आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है। आबादी का इतना बड़ा हिस्सा होने के बावजूद आदिवासी समाज मौजूदा वक्त में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अपनी पहचान, हक और जमीन के लिए जो आदिवासी आज मुखर हैं, कई इतिहासकार उन्हीं को अपने अपने इलाकों का मूल निवासी मानते हैं। एक नजर डालते हैं आदिवासियों के इतिहास और उनके मौजूदा हाल पर। देश में आदिवासी कब और कैसे आए, इस पर इतिहासकारों के बीच आम सहमति नहीं है, लेकिन कई ऐतिहासिक अवशेष इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में आदिवासियों ने ही मानव सभ्यता का ताना बाना रचा। आदिवासी शब्द खुद इस बात की तस्दीक करता है, जिसका मतलब आदि यानी सबसे पुराना और वासी यानी रहने वाले। कई इतिहासकारों ने भारतीय उपमहाद्वीप की करीब 4500 साल पुरानी सभ्यता का मूल इन्हीं आदिवासियों को माना। इतिहासकारों का मत है कि जाति व्यवस्था से पहले इंसानी समाज कई जनजातियों में बटा हुआ था। इसके बाद जब सभ्यता अगले दौर में पहुंची तो आदिवासी सत्ता से दूर होते चले गए और आज वो हर मुल्क में विकास के निचले पायदान पर खड़े हैं। यहाँ से कोई प्लानिंग नहीं, वहाँ क्या आवश्यक है, कहाँ शिक्षा प्रायोरिटी है तो कहीं आवागमन प्रायोरिटी है, कहीं आपका इरिगेशन प्रायोरिटी है तो कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन प्रायोरिटी है। तो प्रायोरिटी वहीं फिक्स हो, इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, होलिस्टिक अप्रोच हो, ये हमारा अप्रोच है। भारत की बात करें तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ यानी आबादी का करीब 8.6%। ये आबादी देश के 15% हिस्सों में रहती है। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत 700 से ज्यादा जनजातियां अनुसूचित हैं। कई जातियां ऐसी हैं जो एक से ज्यादा राज्यों में मौजूद हैं। ओडिशा में सबसे ज्यादा 62 जनजातियां अनुसूचित की गयी। आबादी के हिसाब से अगर बात करें तो अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी संख्या मध्य प्रदेश में 14.69%, इसके बाद महाराष्ट्र में 10.08%, ओडिशा में 9.20%, तो राजस्थान में 8.86%, जबकि गुजरात में 8.55% अनुसूचित जनजाति आबादी रहती है। जो संतानें हैं इनकी, वो तो शिक्षा और कौशल विकास पर इनको ध्यान देना होगा। इमीडिएटली जो है इनको कृषि में, चूंकि 80% लोग इनके हैं, तो ये 80% लोगों को कृषि में ही आगे बढ़ना होगा ताकि उनमें अच्छी इनकी आय हो सके। इस आबादी का बड़ा हिस्सा सुदूर देहाती इलाकों से निकलकर शहरों में जा बसा है, लेकिन उनके सामाजिक आर्थिक हालात में इससे खास फर्क नहीं आया। राज्यसभा में सरकार ने बताया कि साल 2011-12 में देश में अनुसूचित जनजातियों की लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती थी। गांवों में रहने वाली 45.3% अनुसूचित जनजाति आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है, जबकि शहरों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के 24.1 लोग बीपीएल श्रेणी के हैं। इनमें ओडिशा, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों की तकरीबन 60% आदिवासी ग्रामीण आबादी गरीबी के रेखा के नीचे है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज़ादी के इतने साल बावजूद आदिवासियों के कई ऐसे बुनियादी मसले हैं जो 10 के 10 बने हुए हैं। संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए खास प्रावधान हैं और समय समय पर इनके लिए कई कानून भी बने, लेकिन जंगल पर अधिकार जैसे कई मुद्दों पर तकरार आज भी जारी है। आइए देखते हैं इस वक्त आदिवासियों के सामने कौन सी परेशानियां हैं, कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की ये तस्वीर मध्य भारत में आदिवासियों की जिंदगी बयां करती है। सुस्त और ठहरा हुआ इलाका, कच्चे मकान और बैलगाड़ियों पर आवाजाही आदिवासियों की माली हालत बताने के लिए काफ़ी है। आदिवासी इलाकों को विकास के मौजूदा पैमानों पर तोलें तो ये निचले पायदानों में खिटके नजर आते हैं। पलायन और तस्करी से लेकर बंधुआ मजदूरी जैसे वाक़ये इन इलाकों का सच है।
और ये तब है जब देश के ज्यादातर आदिवासी बहुल इलाके खनिज संपदा से भरपूर हैं। इस जमीन के नीचे अरबों रुपए के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन आदिवासियों की जिंदगी को खनिज संपदाओं ने बेहतर बनाने के बजाय बदहाल किया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जिन इलाकों में खनन शुरू किया, वहां से आदिवासी विस्थापित होते चले गए। विस्थापन आदिवासियों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। बहुत सारे दूर दराज का इलाका में रहते हैं, तो जाने आने के लिए रास्ता, पुल पुलिया ये नहीं है, और उसके साथ एजुकेशन नहीं है। दूसरा में आपका चिकित्सा का सुविधा, आधुनिक चिकित्सा नहीं है। हालांकि ये लोग को आयुर्वेद को अच्छी तरह से जानते हैं, आयुर्वेद का इनका बहुत बड़ा पहचान है, कैसे इसका ट्रीटमेंट हो इसके बारे में उनको जानकारी है, लेकिन फिर भी आजकल का युग के हिसाब से आधुनिक चिकित्सा उनको नहीं है। मानव विकास सूचकांक के आंकड़े आदिवासियों के बदतर हालात को बयां करते हैं। देहातों में बीपीएल परिवार 25.7% हैं, लेकिन आदिवासियों में 45.3%। देश में शिशु मृत्यु दर 18.4% है, लेकिन आदिवासियों में यह आंकड़ा 35.8% है। देश में पुरुष साक्षरता दर 81% है, तो आदिवासियों में 68.68%। महिलाओं में यही आंकड़ा 14.5% और 49.5% है। देश में 21% परिवारों के पास दोपहिया वाहन है, तो वहीं आदिवासियों में सिर्फ 9% परिवारों के पास ये सुविधा है। यानी आदिवासियों के सामने चुनौतियों का अंबार है। उनकी आर्थिक प्रगति बहुत अच्छी नहीं है। इसका मतलब उनका पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय, औसतन बहुत कम है। उनकी एक सबसे बड़ी समस्या कि 80% आदिवासी आज भी कृषि, वानिकी, बागवानी इन पर निर्भर है। तो उसमें धीरे धीरे आर्थिक प्रगति के लोगों को शिफ्ट होता है सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में। ये प्राइमरी सेक्टर है, बट आदिवासी आज भी प्राइमरी सेक्टर में। आज़ादी के बाद से ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या आदिवासियों को संसाधनों पर बराबरी का हक हासिल हुआ है? क्या आदिवासियों के सशक्तिकरण की कोशिश कामयाब हुई है? आज़ादी से पहले 1927 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया। देश के वन क्षेत्रों पर सरकार का अधिकार हो गया, यानी आदिवासियों के जीवन की बुनियाद ही हिल गई। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो 5वीं और 6ठी अनुसूची के भीतर आदिवासी बहुल राज्यों को बांटा गया। सरकार ने दावा किया कि आदिवासियों की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए वो काम कर रही है। इस दिशा में दर्जनों कानून बने, लेकिन हालात में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ। हाल फिलहाल भी आदिवासियों को लेकर नियम और योजनाएं और अधिनियम बनाने का सिलसिला जारी है। 1996 के पेसा कानून को जानकार इस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। Panchayat extension to scheduled areas was passed in 1996, but rules were not framed for almost about a decade. And in the Panchayat extension to scheduled areas, it clearly says that in the scheduled areas, Gram Sabha means not Panchayat as a unit, but every village or habitation as a unit. If I remember right, I think it's section 3C of the PESA Act, but this was not being implemented at all. पेसा कानून की कई बेहतरीन मिसाल हाल के दिनों में देखने को मिली हैं। 2 साल पहले नियमगिरी में वेदांता की परियोजना को आदिवासियों ने मंजूर कर दिया और कंपनी को वहां से बैरंग लौटना पड़ा। 2006 में यूपीए सरकार ने वन अधिकार कानून लागू किया तो लोगों में ये उम्मीद जगी कि आदिवासियों की स्थिति सुधरेगी, लेकिन कई इलाकों में इसको लागू नहीं किया जा सका। लेकिन इस दौरान आदिवासियों की पारंपरिक जीवन शैली में कई तब्दीली आईं और वो बाहरी कल्चर के साथ खुद को समायोजित करने की कोशिश में जुट गए। इससे इनकी चुनौतियां और बढ़ गईं। कई इलाकों में तो आदिम जनजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। समाज जो है, इनसे संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी लेना चाहिए। ये झूठ बोलते नहीं, ये किसी का ऊपर में माने अत्याचार करते नहीं, अहिंसा बोल के नहीं है। ये लोग कम्युनिटी लिविंग जानते हैं, सामूहिक में जीना जानते हैं, अकेले नहीं। किसी का घर में कोई तकलीफ हुआ तो उसको सामूहिक कैसे झेलेंगे, किसी का घर में फंक्शन हुआ तो उसको सामूहिक सब लोग कैसे आनंद लेंगे, ये सामूहिक जीवन। मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में आदिवासियों के हालात कमोबेश एक जैसे हैं। दुनिया भर के 90 देशों में इस वक्त करीब 37 करोड़ आदिवासी रहते हैं। वैश्विक आबादी में इनकी हिस्सेदारी 5% है, लेकिन गरीबी में 15%।
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इन आदिवासियों की करीब 7,000 भाषाएं हैं और 5,000 अलग अलग संस्कृति। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कई मुल्कों में आदिवासियों को उनकी भाषा पढ़ाने की सही सुविधा मौजूद नहीं है और कई जगहों पर पढ़ाने की उनकी शैली को मंजूरी नहीं दी जाती। यानी दुनिया भर में आदिवासी कल्चर को बाहरी कल्चर के मुताबिक ढालने की कोशिश जारी है और इस कोशिश ने आदिवासियों की पारंपरिक जीवन शैली को हिलाकर रख दिया है। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आदिवासी समाज पर जब भी बात होती है तो उनकी संस्कृति, रहन सहन और पुरानी परंपराओं का जिक्र जरूर होता है। आदिवासियों के सामाजिक जीवन में कई अनोखी बातें होती हैं जिन्हें देखकर बाकी लोग चौंक पड़ते हैं। हजारों साल पुरानी उनकी संस्कृति की छटा आज भी नई दिखती है। समय के साथ जैसे जैसे सामाजिक बदलाव आया, इंसान पुरानी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं को पीछे छोड़ता चला गया। विकास की राह में पीछे छूटी संस्कृति के साथ कई बार जीने का सहज ज्ञान और प्रकृति के साथ तालमेल का विवेक भी पीछे छूटता रहा। लेकिन आदिवासी समाज ने विकास और आधुनिक जीवन शैली से जद्दोजहद करते हुए भी अपनी जड़ें सूखने नहीं दी। इनकी अपनी जीवन शैली है, अपनी प्रकृति और समाज को देखने का अपना तरीका और जीने का अपना ढंग है। आदिवासियों की संस्कृति में बसी परंपराएं कई बार कथित आधुनिक और विकसित समाज के तौर तरीकों से ज्यादा व्यावहारिक और असरदार नजर आती हैं। आदिवासी समुदाय की संस्कृति आज भी एक दूसरे से प्रेरणा पाने और सामुदायिक विकास की है। ये झूठ बोलते नहीं, ये किसी का ऊपर में माने अत्याचार करते नहीं, अहिंसा बोल के नहीं है। ये लोग कम्युनिटी लिविंग जानते हैं, सामूहिक में जीना जानते हैं, अकेले नहीं। किसी का घर में कोई तकलीफ हुआ तो उसको सामूहिक कैसे झेलेंगे, किसी का घर में फंक्शन हुआ तो उसको सामूहिक सब लोग कैसे आनंद लेंगे। ये सामूहिक जीवन ये इनके जहन में है, इनका रक्त में है। इस वक्त पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पुदुचेरी को छोड़कर देश के हर राज्य में आदिवासी संस्कृति शानदार अतीत के साथ खड़ी है। कई राज्यों में तो 90% से ज्यादा आबादी इन्हीं की है। देश में 31 ऐसी अनुसूचित जनजातियां हैं जिनकी आबादी 5 लाख से ज्यादा है। इनमें भील की सबसे ज्यादा 1 करोड़ 26 लाख आबादी है। इसके बाद गोंड हैं जो 1 करोड़ 8 लाख की तादाद में मौजूद हैं। संथाल जनजाति की आबादी 58 लाख 38 हजार है और ओरांव की आबादी 31 लाख 42 हजार है, जबकि नैकदा आदि की आबादी 33 लाख 44 हजार। मिजोरम और लक्षद्वीप जैसे राज्यों की तो 94.5% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। इंसान ने आगे बढ़ने के लिए अपने सामाजिक ताने बाने में कई बदलाव किए। दुनिया के समाजों में खुद को ज्यादा विकसित और सामाजिक तौर पर समझदार घोषित करने की होड़ भी चल रही है। लेकिन इस अंधी रेस से दूर खड़ा आदिवासी समाज आज भी कई ऐसी परंपराओं को संजोए हुए है जो आधुनिक समाज कई कोशिशों के बावजूद हासिल नहीं कर पाया। इतिहास तो इनका यही रहा कि पहले ये लोग बिल्कुल मुख्य धारा से अलग थलग थे, जंगलों के पास रहते हैं। इनका उसी से आपको पता पड़ सकता है कि ये कहीं ना कहीं मुख्य धारा में नहीं जुड़ के पिछड़े। हालांकि फ्रीडम स्ट्रगल में जो स्वाधीनता संग्राम था उसमें भी इनके काफ़ी भाग लिए थे और अच्छा किए थे, तो वो बात नहीं है। लेकिन जंगलों के पास होने पर जहाँ के आधारभूत ढांचाओं की असुविधा है, आधारभूत ढांचाएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो ये समाज के दूसरे तबके के साथ नहीं चल सके। आदिवासी समाज अगर मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश करता है तो उसे कई शर्तों से दो चार होना पड़ता है। खतरा इस बात का भी रहता है कि विकास की दौड़ में कहीं आदिवासी समाज का सहज ज्ञान और उनकी संस्कृति खतरे में न पड़ जाए। Should be left. They shouldn't be contaminated. I'm using the word contaminated very clearly because the idea of contamination being that if they become part of the major community, that is the major culture of the country, their position would be at the very bottom. The tribal community would be at the very bottom of the vertical caste system that we have in our country.
विकसित होने के पैमाने धरती के इन मूल निवासियों के लिए विचित्र और असहज हो सकते हैं। ऐसे में इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की कवायद के दौरान उनकी संस्कृति का सम्मान करना बेहद जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 1947 में देश की शिक्षा का प्रतिशत 14% था, लेकिन आदिवासियों की शिक्षा का स्तर मात्र 3%। 1971 आते आते देश की शिक्षा का स्तर 34% हो गया, लेकिन आदिवासियों के बीच शिक्षा का स्तर मात्र 11% ही रहा। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने और विकास के पहिए आदिवासी इलाकों तक पहुंचाने के लिए आज़ादी के बाद से ही कई योजनाएं बनी। इनमें कई योजनाएं रंग लाईं, लेकिन कई योजनाएं आज भी अपने लक्ष्य से पीछे हैं। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आदिवासियों के लिए बनी आज तक की योजनाओं और उनके हाल पर। नमस्कार। आजादी के बाद देश की आबादी को विकास और मुख्य धारा से जोड़ने की बड़ी चुनौती थी, लेकिन असल चुनौती उन लोगों तक विकास और भरोसे की रोशनी पहुंचानी थी जो परंपरागत तौर पर पिछड़े और हाशिए पर थे। ये थी देश की आदिवासी आबादी। सरकार ने उस वक्त के माहौल के हिसाब से कुछ अहम काम किए। संविधान में दूसरे अधिकारों के साथ साथ अनुच्छेद 339 में आदिवासी मामलों की विशेष समीक्षा का प्रावधान किया गया और 1950 में राष्ट्रपति ने देश के कई इलाकों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया। उस वक्त कई इलाके इस दायरे में नहीं आ पाए, जिससे असंतोष भी पैदा हुआ। इसे देखते हुए 1960 में पहली बार अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष UN डेबर थे। 1976 में छूटे हुए क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन किया गया, लेकिन जल्द ही ये काम अधूरा रह गया। इसी बीच 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आदिवासी विकास के लिए आदिवासी उप योजना की शुरुआत की। आदिवासियों के लिए बहुत सारे सरकारी योजना है, जैसा स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस देते हैं हम लोग। आर्टिकल 270 धारा 275(1) के तहत संविधान का, उसमें हम लोग ग्रांट यूनिट देते हैं। आश्रम चलाते हैं, कन्याश्रम चलाते हैं, छात्रावास बनाते हैं, उनको छात्रवृत्ति देते हैं, प्री मैट्रिक देते हैं, पोस्ट मैट्रिक देते हैं। उसके साथ आपका जंगल का जो द्रव्य है, जात है, उसका माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे के उसको कैसे हम उनका बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट मिले, उसके लिए दे रहा है। स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया के कारण उनका जो हुनर है, उनमें जो क्षमता है, उसको विकसित करके, आधुनिक करके उसको कैसे काम में आ सके, उनका अपना लाभ में आ सके, नौकरी मिल सके। इस दौरान आदिवासियों के लिए अलग से विभागों की भी पहल हुई। 1947 से 1985 तक गृह मंत्रालय आदिवासी मामलों को अपने अधीन के एक डिवीजन के तौर पर देखता था। 1985 से 1998 तक कल्याण मंत्रालय को आदिवासी मामले सौंपे गए। इसके बाद 1999 तक आदिवासी मामले सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने देखे। 1999 में पहली बार भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय को बांटकर आदिवासी मंत्रालय का गठन किया। और स्पेशली बच्चों को पढ़ाने के लिए इनको स्कॉलरशिप वगैरह की व्यवस्था है। अभी हाल ही में हमने किया है कि भाई ये जो विशेष केंद्रीय सहायता और आर्टिकल 275 है, इसमें से भी 40 से 50% पैसा शिक्षा के लिए खर्चा किया जाए, ताकि भविष्य में आने वाला जो जनरेशन है वो पढ़ा लिखा हो और वो समाज के साथ समरूप से फाइट कर सके। आज जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत कई अहम योजनाएं और कार्यक्रम चल रहे हैं। इनमें संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत विशेष केंद्रीय सहायता और अनुदान, आदिम जनजातीय समूह यानी PTG के विकास की योजना, जनजातीय अनुसंधान संस्थान, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास और छात्रवृत्ति, TSP क्षेत्र में आश्रम विद्यालय, जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड जैसे कदम शामिल हैं। इन योजनाओं का मकसद आदिवासी जीवन स्तर में सुधार और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। खासकर आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के अधिकारों को सुनिश्चित करने की कोशिश इनमें शामिल है। लेकिन कई बार सरकारों पर सरकारी योजनाओं की आड़ में आदिवासियों की जमीन हड़पने की कोशिश का आरोप भी लगा। केंद्र सरकार पर आरोप लगता रहा है कि विकास की चाह और सिमटती जमीन के हालातों में अब उसकी नजर प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर आदिवासी इलाकों की जमीन पर है।
आरोप लगते हैं कि सरकार कंपनियों के हित में कई बार आदिवासी हितों से समझौता करने से भी नहीं चूकती। इसके अलावा राज्य स्तर पर आदिवासियों के हक में बने कानूनों को बदलने की कोशिशों का आरोप भी लगता रहा है। इसका सबसे ताजा उदाहरण गुजरात और झारखंड है। गुजरात में 15 अगस्त 2016 से एक नया कानून लागू हुआ जो जमीन अधिग्रहण को आसान बनाता है। दूसरी तरफ झारखंड में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 और संथाल परगना काश्तकारी एक्ट 1949 को संशोधित करने की कोशिश हो रही है। ये दोनों ही कानून आदिवासी क्षेत्रों में गैर आदिवासियों की जमीन खरीदने पर रोक लगाते हैं। आरोप है कि झारखंड सरकार इन कानूनों में बदलाव कर आदिवासियों की जमीन अधिग्रहित करने का रास्ता आसान बनाना चाहती है। आलम यह है कि अगस्त महीने से लेकर अब तक यानी पिछले 3 महीनों में 7 आदिवासी पुलिस फायरिंग में मारे जा चुके हैं और सैकड़ों की तादाद में गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि नियामगिरी जैसा मामला एक उदाहरण है जब यह कानून आदिवासियों के हक में काम आए। नहीं तो आरोप यह है कि ज्यादातर राज्यों में आदिवासियों को भूमि अधिकार देने की बजाय उनकी जमीनें हासिल करने की तरकीबें लगाई जा रही हैं। श्याम सुंदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।